आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस में हूँ दीपक बौद्ध। आप जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 18 मार्च 1956 को आगरा की भूमि पर आए थे, जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लोगों को जो संदेश दिए भारत को बुद्धमय बनाने के और साथ ही साथ देश में सत्ता काबिज करने के, वो धम्म का जो कारवा है वो लगातार 18 मार्च 1956 से रेगुलेटरी लोगों ने समझ लिया है और लगातार चल रहा है। तो आप जानते हैं कि बुद्ध की प्रतिमा जो लगी हुई है, उसके बाद जो धम्म का ग्रंथ है स्टील का, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और लोग इसको भी देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से आया हूँ। हरियाणा से। क्या देखने आए थे यहाँ पर? सर, हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा था भाई आगरा के अंदर एक बहुत बड़े धम्म का बौद्धिज्म का प्रोग्राम होने जा रहा है, जहाँ पर बाबा साहब के जो 18 मार्च 1956 में जो बाबा साहब ने रामलीला आगरा के मैदान में, रामलीला मैदान में जो दर्द बयान किया था लोगों के सामने, और वो दर्द दोबारा से दोहराया जाएगा। तो इसीलिए बाबा साहब का दर्द सुनने हम हरियाणा के जिन जिले और तमाम सारे मेरे साथ और भी जिलों से लोग आए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि सत्ता वो मास्टर चाबी है, इससे हर समस्या का ताला खोला जा सकता है। हम भारत में अभी तक सत्ता स्थापित नहीं कर पाए, क्या कारण है? देखिए, ये तो सत्ता तो हम नहीं काबिल कर पाए। ये हमारे जो जिन लोगों पर हम विश्वास करते हैं वो समाज पर कुठाराघात करते हैं, तो उन्हीं की वजह से। आपके पास तो एक राष्ट्रीय लीडर है बहन जी, आप फिर उसको परेशान क्या है? हम बहन जी से, और हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है अभी कोई भी। आपके पास तो राष्ट्रीय लीडर है ना। बहन जी के राष्ट्रीय लीडर के होते हुए भी हम उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन करे क्या? हमें पता नहीं था ये ईवीएम घोटाला है या क्या है, समझ में क्या मानते हैं 2024 में बसपा कुछ कर पाएगी, बहन जी कुछ कर पाएंगी? देखिए भाई, करने को तो हर बार पहले भी साहब कांसीराम ने 4 बार उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है, इससे पहले बाबा साहब ने भी करके दिखाया है, लेकिन नीतियां साफ नहीं है इस देश के अंदर। जो चुनाव आयोग है ना, उसकी नीतियां साफ नहीं है इस देश के अंदर। किसी भी कमीशन की नीति साफ नहीं है। एससी कमीशन होगा, उसमें भी तमाम सारा के जो लोग बैठे हैं वो भ्रष्ट बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन है, वहाँ भी भ्रष्ट बैठे हैं। जहाँ भी कमीशन बनाए बाबा साहब ने न्याय दिलाने के लिए, सभी कमीशनों पर इनका मनोवादियों का कब्जा हो चुका भाई। अच्छा, एक बात और पूछ रही थी आपसे, चंद्रशेखर को आप कितना सपोर्ट करते हैं? देखिए भाई, चंद्रशेखर ने युवा में के जो जागरूकता आज डाली है, मेरे हिसाब से वो बाबा साहब की तरह ही आज जागरूकता लेके आए हैं भाई चंद्रशेखर आजाद रावण। कांसीराम जी की मेहनत नहीं मानते उसे? नहीं, बहन है, बहन बुआ, ये हमारे रिश्ते हैं भाई, बहन और बुआ। नहीं, मान्यवर साहब कांसीराम ने जो काम किया वो तो नहीं किया ना चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर तो सिर्फ मंचों से भाषण और आंदोलन करते हैं, साहब कांसीराम घर घर जाकर जगाते थे। भाई साहब, आज घर घर जाओगे ना, चंद्रशेखर का नाम मिलेगा आपको। क्या क्या बात करते हैं? तो उन्होंने पार्टी अलग से क्यों बनाई, वो बसपा को सपोर्ट क्यों नहीं? देखो भाई, वो उनका पर्सनल विचार है। अब मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ? हाँ, इतनी मेरी जिम्मेवारी है, कोई मेरी समाज की आवाज उठाता हुआ मिलेगा ना। सुशील छात्र हरियाणा से कोई भी साथी हो, चंद्रशेखर हो, बहन जी हो और तमाम सारे जितने भी नेता हो, सुशील उनके पीछे जरूर खड़ा मिलेगा। लास्ट बार मैं ये पूछ रहा हूँ, आजाद समाज पार्टी बनने से क्या बसपा का नुकसान नहीं है? देखिए भाई, नुकसान तो बहुत सारी पार्टियां बनी है। आरपीआई भी बनी थी, पहले बाबा साहब ने बनाई थी, वो आज लुप्त हो गई है। अब बाबा साहब ने आरपीआई नहीं बनाई, और कौन सी पार्टी बाबा साहब ने बनाई तो थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो पार्टियां बनाई, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक जो पार्टी थी जी, आरपीआई के भी 3 टुकड़े हो चुके हैं। हाँ, समझ रहे हैं आप? ये अब कौन सी आरपीआई कहोगे आप? यही तो विडम्बना है ना भाई। पार्टियां बनती रहेंगी, पार्टी संगठन बनते रहेंगे। राष्ट्रीय पार्टी आपके पास बसपा है केवल जी, तो हमें उसको करना चाहिए और नया पौधा पैदा होगा उसको देना चाहिए। देखिए भाई, नया पौधा को भी हमें तैयार करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? नया पौधा भी तो उगाना जरूरी है, ताकि वंश को खत्म कर डालें। नए पौधे भी लगाओ, जागरूकता आएगी, देखेंगे। आज ये तमाम सारी, आज केजरीवाल है, ये आरएसएस का नया पौधा लगाया, इन्होंने तैयार कर लिया। क्या हमारे पास नए पौधे नहीं लगा सकते? हमारे पास खाद भी है, बीज भी है, पानी भी है। दिल्ली के लोग तो ये कहते हैं केजरीवाल तो बहुत अच्छा है, उसने शिक्षा नीति अच्छी है। अरे कहाँ सच्चा, कहाँ नीति? सच्चा नीति होती तो फिर ये थोड़ा होता भाई, केजरीवाल हर एक जगह नहीं होता। क्यों नहीं मिलता? यूपी में आप आए,
क्यों नहीं हरियाणा में बन पा रहा है उनका? एक पंजाब में आ गया और गुजरात में क्या कर दिया? गुजरात में केजरीवाल ने क्या वहाँ नहीं डंका गाड़ा, वहाँ पर डंका गड़ा हुआ आरएसएस का। पहले कांग्रेस इसलिए पंजाब में इसलिए गाड़ा उसको, वहाँ पर कांग्रेस थी, कांग्रेस को उखाड़ने के लिए आरएस इसको इस्तेमाल करती केजरीवाल। अब हरियाणा में मैं दावा देता हूँ केजरीवाल अगर एक सीट भी निकाल के दिखा दे, क्योंकि यहाँ पर आरएसएस का एजेंडा खड़ा है। आप इस बात को कह रहे हो कि आरएसएस ने ही केजरीवाल को तैयार किया है जी। तो फिर लोगों का कहना तो ये भी है प्रियंका गांधी ने चंद्रशेखर को तैयार किया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई। कहाँ प्रियंका और कहाँ चंद्रशेखर? बहुत वो हॉस्पिटल में देखने के लिए जाते हैं। तो आप भी मिलने आ जाओ मेरे से यार। तो हरियाणा आपने केजरीवाल पे आरोप लगाया ना, तो इस प्रकार से ये भी हो सकता आरोप है, आरोप नहीं साबित करके दिया। मैंने तथ्य बताया ना पंजाब का, आपको पंजाब का तथ्य बताया भाई मैंने आपको। तो चंद्रशेखर भी तो यूपी में मेहनत कर रहे हैं, उसके बाहर क्यों नहीं कर रहे? कौन? चंद्रशेखर जी। यूपी में ही क्यों काम कर रहे हैं, बाहर करना चाहिए क्यों ना? नहीं कर रहे? हरियाणा में भी आ रहे हैं, यूपी में भी, मध्य प्रदेश में भी, जहाँ कहाँ नहीं है चंद्रशेखर का? हरियाणा के अंदर भी नाम है, पंजाब में भी नाम है, हर एक जगह नाम है भाई चंद्रशेखर, हर जगह काम करते हैं। वोट के टाइम पे पता चलेगा कि कितनी ताकत है, वो एक अलग बात है, नाम होना एक अलग है, वोट के लिए अलग है। जितने भी हमारे संगठन बनेंगे, जितनी हमारी पार्टी बनेगी, उतना ही हम बिखरेंगे। क्योंकि जितने भी हमारे लोग हैं, जब तक एक मंच पर नहीं आएंगे, हम ऐसे ही लोगों का ताने देते रहेंगे ये मनवादियों की सरकार है, उन्होंने सरकार बना ली, हमारी सरकार क्यों नहीं बनती? क्योंकि इस सरकार, हमारी खुद की सरकार को नुकसान देने वाले हम खुद लोग हैं, जिम्मेवार हैं। क्योंकि हम संगठन बनाते हैं, संगठन के बाद या किसी और संगठनों के माध्यम में चले जाते हैं या पार्टी बना लेते हैं। हमारी इतनी पार्टियां बन चुकी है, जैसे पूरी कांग्रेस है, कांग्रेस की पार्टी है, वो कांग्रेस की पार्टी मौके पर आज भी एक ही है। जब से देश आजाद हुआ है, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी थी, वो अब तक एक ही पार्टी है। जब से 1980 के करीब जो बीजेपी ने पार्टी बनाई थी, तब से बीजेपी पार्टी भी एक ही है। अब तक उन्होंने दूसरी पार्टियां नहीं बनाई, क्योंकि हमारे ही जो लोग हैं, पहले तो जितने भी हमारे संगठन हैं, आपस में एक दूसरे से भी मनमुटाव करते हैं और एक दूसरे पर भी ताने ठोकते हैं। जब कहीं पर भी आंदोलन करना होता है तो वो सोचते हैं कि हम जाए तो हमारा नाम होगा, वो जाए तो हम तब हमारा नाम होगा। मगर जब तक ये लोग ये नहीं सोचेंगे कि ये जो भी दुख हुआ है ये हमारे बहुजन समाज के लोगों पर हुआ है, जब तक ये एक मंच पर इकट्ठा नहीं आएंगे, मैं नहीं मानता कि हमारी सरकार बनेगी। क्योंकि जितने भी हमारे वोट हैं, हमारे वोट आज के टाइम में 2-3 भागों में बढ़ते जा रहे हैं। जितने भी हमारे लोग, चाहे बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो, मगर उनकी कोई वो वैल्यू नहीं है, क्योंकि उनको खुद को भी ये पता है, वो सिर्फ एजेंट छोड़ रखे हैं ताकि वो दूसरे हमारे ही समाज के लोगों को बहका कर अपनी पार्टियों की तरफ खींचता रहेंगे। आप क्या मानते हैं, पहले सत्ता आनी चाहिए देश में? सत्ता तो हम तो बहुत, हमारे बुजुर्ग थे वो भी चले गए, ये बात कहते कहते जो हमारे पिताजी हैं वो भी चले जाएंगे। और जो आज के टाइम में जो ये चल रहा है कि हमारे जो वोट है कई भागों में बट रहे हैं, मगर इससे तो हर यही साबित होता है कि हमारी सत्ता तो मगर आएगी तब जब हमारी सभी के सभी पार्टियां हो या संगठन हो, जब एक मंच पर आएंगे। हम एक बात का नारा जरूर देते हैं, मान्यवर साहब काशीराम ने कहा था कि 15% लोग 85% पर कब्जा कर रहे हैं, मगर हम इन 85% लोगों को खुद को पता है कि वो हमारे पर कब्जा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आप मुझे ये बताइए, वो हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाले हैं, उसको रोकने के लिए आपके पास क्या प्लान है? अगर वो हिंदू राष्ट्र घोषित, तो पहली बात तो ये क्योंकि उनकी सभी जगह सरकार है, यूपी में भी है, देश में भी है, और वो हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कगार पे हैं। आपने क्या धम्म से रोक पाओगे उसको, या फिर राजनीतिक परिवर्तन करके रोक पाओगे? ये रुकेगी तो जब हमारी सरकार होगी तब। मगर वही बात है, आंदोलन है, हम घर से बाहर निकलते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। उनको कब तक आंदोलन करके हम रोकते रहेंगे? जब तक हमारा खूंटा मजबूत नहीं होता, तब तक हम अपना खूंटा नहीं काटेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि हमें उन्हें बार बार रोकने में। हरियाणा के दलितों पर जितना अत्याचार होता है वो भी तो कम नहीं है ना? जो हरियाणा में आज के टाइम में अत्याचार हो रहा है वो हमारे खुद के लोगों की कमी है। क्योंकि हमारे जितने संगठन हैं, एक तो इकट्ठे नहीं होते, जब इकट्ठा होते हैं
तो ज़्यादातर राजनीतियों का दबाव उनके ऊपर होता है। आवाज नहीं उठाते भाई। जब तक हमारे हरियाणा में बहुत ऐसे कांड होते हैं, जब हम जाते हैं वहाँ पे हमारी प्रशासन नहीं सुनता। जब हम प्रशासन के खिलाफ धरना लगा देते हैं, धरना लगाने के बाद प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, उस टाइम प्रशासन हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर देता है। क्योंकि ये हमारी खुद की कमी है, क्योंकि मुकदमा दर्ज इसलिए होता है क्योंकि एसपी हमारा नहीं, डीसी हमारा नहीं, आईजी हमारा नहीं, डीजीपी हमारा नहीं, सरकार हमारी नहीं। वो तो सरकारों से होता है सब कुछ। आप सरकार कब बनाने वाली है बताओ बस। सरकार के बारे में तो देखो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें बदलाव होगा। हम तो यही सोच रहे हैं अभी भी हमारे सभी के सभी बहुजन संगठन है वो एक हो, और जितनी भी हमारी पार्टियां हैं वो सभी की सभी एक हो। जब तक हमारी पार्टियां एक नहीं होगी तब तक मैं नहीं मानता कि हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि जितनी भी पार्टियां बनती है वो सभी की सभी खिंडती है और हमारे ऐसे ही वोट बिखरते रहते हैं। चलो आप देख रही है बारला एक्सप्रेस। मेरे पास हरियाणा से लोग जुड़े थे जिन्होंने अपनी बात रखी है, और बात ये थी कि धम्म का कारवा है वो भी बढ़ेगा, साथ ही साथ देश में सत्ता आना भी बेहद जरूरी है। आप देखते रहिए वाड़ला एक्सप्रेस।